सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अलवी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का केमिस्ट्री के अनदर लेक्चर में। और बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ से भी सवाल आया हुआ है आपके एनडीए एग्जाम में और सिलेबस में भी ये टॉपिक इंक्लूडेड है। तो बेटा बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। कोई इतना ज्यादा डिटेल में, इतना ज्यादा डेप्थ में वो नहीं जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भैया? मेटल के सरफेस पर फोटॉन्स डाले जाते हैं। मेटल के सरफेस पर फोटॉन्स डाले जाते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इस फिनोमिना को बोला जाता है भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन when a radiation of sufficient frequency falls on the metal surface। मेटल्स के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने के फिनोमिना को जब मेटल के ऊपर एक सुटेबल एनर्जी का फोटोन डाला जाए या सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला जाए या सुटेबल वेवलेंथ का फोटोन डाला जाए, इस फिनोमिना को बोला जाता है भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस when a radiation of या when a photon of suitable energy or suitable frequency or suitable wavelength falls on the metal surface। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं बेटा मेटल के सरफेस से, उनको बोला जाता है भैया क्या? उनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए सर हमारे? इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विद द एड ऑफ लाइट। फोटॉन्स डाले जाते हैं मेटल के सरफेस पर और वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमने एक ग्लास ट्यूब ली है बेटा। क्या ली है? एक ग्लास ट्यूब ली है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं आपकी। इसको हमने एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? आप ऊपर से लाइट डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो? लाइट डाल रहे हो, मतलब फोटोन डाल रहे हो। तो फोटोन डलने की वजह से यहाँ से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने स्टार्ट हो गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इन बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है भैया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स सर्किट के अंदर दौड़ना स्टार्ट करेंगे और करंट प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे भैया? करंट प्रोड्यूस करेंगे। उस करंट को बोला जाता है सर फोटो करंट। क्या बोला जाता है? फोटो करंट। तो when radiation of suitable energy falls on the metal plate, there starts emission of electrons और उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है भैया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था E equals to h nu equals to hc by lambda। ठीक, अब एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेवलेंथ के। तो मुझे बताइए एनर्जी मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी। ठीक सर, और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी सर? मैक्सिमम होगी। ठीक, तो मिनिमम कितनी एनर्जी का फोटोन डाला जाए मेटल के सरफेस पर ताकि मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने स्टार्ट हो जाए। ठीक, मिनिमम एनर्जी होगी तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला जाए मेटल के सरफेस पर ताकि उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने स्टार्ट हो जाए। और अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ का फोटोन डाला जाए ताकि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने स्टार्ट हो जाए। क्लियर हो रही है बात? तो एनर्जी मिनिमम, एनर्जी भाई कम से कम कितनी एनर्जी का फोटोन डाले? एनर्जी तो क्या होगी? मिनिमम। फ्रीक्वेंसी क्या होगी भैया? फ्रीक्वेंसी भी होगी आपकी मिनिमम, बट वेवलेंथ क्या हो जाएगी सर? वेवलेंथ हो जाएगी सर मैक्सिमम। वेवलेंथ क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ठीक, तो इसी मिनिमम एनर्जी को बोला जाता है सर, इस मिनिमम एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन केमिस्ट्री वाले डब्ल्यू नॉट से दिखाते हैं या फिर फिजिक्स वाले इसको फाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? फाई से दिखाते हैं। एनर्जी मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी। मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाले मेटल सरफेस पर ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने स्टार्ट हो जाए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है सर न्यू नॉट एंड इट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ का फोटोन डाले? दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिएगा एनर्जी की हमने बात करी, E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा, ठीक। और इसी को हमने सॉल्व करके लिखा था 12,400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, और यहाँ से एनर्जी निकल के आई थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। मिनिमम कितनी एनर्जी का फोटोन डालें, अब यही पूरा का पूरा फॉर्मूला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा वो देखिए। एनर्जी मिनिमम होगी, मिनिमम एनर्जी को बोला वर्क फंक्शन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ को बोला थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक। ये फॉर्मूला आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और एच सी बाय लेमडा, इसको सॉल्व करने के बाद 12,400 डिवाइडेड बाय, बस यहाँ लेमडा की जगह लेमडा नॉट, और लेमडा नॉट किसमें, एंगस्ट्रॉम में। यहाँ से वर्क फंक्शन किस में निकल के आ जाएगा, फाइव में निकल, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल करके आ जाएगा। क्लियर बात। अब बेटा जो एनर्जी का, जितनी एनर्जी का फोटोन आप डाल रहे हो मेटल सरफेस पर, जितनी एनर्जी का फोटोन डाल रहे हो आप मेटल सरफेस पर, उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने में खर्च हो जाएगी। मतलब एनर्जी का कुछ हिस्सा तो वर्क फंक्शन में चला गया, और अगर कुछ एनर्जी बची वो बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, वो बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई सीजियम नाम का मेटल है, उसका वर्क फंक्शन है 60 जूल। इट मींस अगर आप सीजियम मेटल पर 60 जूल की एनर्जी का फोटोन डालते हो तो सीजियम मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक। मैंने डाला 100 जूल की एनर्जी का फोटोन, तो 100 जूल में से 60 जूल तो वर्क फंक्शन में चली गई, मतलब 60 जूल की एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को सीजियम मेटल से बाहर निकालने में खर्च हो गई। बची रही 40 जूल की एनर्जी, वो 40 जूल की एनर्जी बाहर निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो यहां से सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया E माइनस फाइव। E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, फाइव क्या है, वर्क फंक्शन। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड अगर हम करें तो देखते जाना ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला एच न्यू, फाइव वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच न्यू नॉट। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया सर, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ गया हमारा एच, कॉमन ले लीजिए, फाइव माइनस एच कॉमन ले लीजिए, सॉरी फाइव नहीं, न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक। ये काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है हमारे पास, ठीक। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है सर, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब ज्यादा से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन की इतनी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। इससे कम तो हो सकती है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Some of the emitted photoelectrons may have kinetic energy less than this value, but not more than this value. सवाल उठता है कि सर क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी? इट विल बी जीरो व्हेन डाले गए फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से के बराबर। जब न्यू और न्यू नॉट बराबर होंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। हमने बोला कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाले, कम से कम 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाले ताकि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए। आपने 20 हर्ट्ज का फोटोन डाल दिया, ठीक। तो सारा का सारा 20 हर्ट्ज इस्तेमाल हो गया इलेक्ट्रॉन को मेटल से डिटैच करने में, बाकी कुछ बचा ही नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर? जीरो होगी। क्या काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव कब होगी? देखो सर नेगेटिव तब होगी जब न्यू छोटा होगा और न्यू नॉट बड़ा होगा। मतलब डाले गए फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव निकल करके आएगी, और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हम बोल रहे हैं कि कम से कम अगर आप 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालोगे तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अगर आपने 20 से कम हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाल दिया तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलने वाले, ठीक है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी
नेगेटिव। ठीक, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, थोड़ा सा और एक्सपेंड कीजिए इस फॉर्मूले को। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच, न्यू की जगह डाले सी अपॉन लेमडा, माइनस न्यू नॉट की जगह डाले सी अपॉन लेमडा नॉट। सी कॉमन ले लीजिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट। और बेटा इसी को बोला जाता है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी को क्या बोला जाता है सर? आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक, तो सिर्फ इतनी सी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ज्यादा और कुछ डिटेल में हम लोगों को यहाँ पर नहीं देखना। अगला हम देखते हैं भैया बोहर्स एटॉमिक मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर साहब ने क्या बात करी थी? बोहर साहब ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोहर का ये जो मॉडल है ये केवल और केवल उन स्पीशीज पर एप्लीकेबल है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 1 2 है तो हीलियम पर एप्लीकेबल नहीं होगा, He+ पर एप्लीकेबल होगा। He+ के पास एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम पर एप्लीकेबल नहीं होगा, Li2+ पर एप्लीकेबल होगा। बेरिलियम पर एप्लीकेबल नहीं होगा, Be3+ पर एप्लीकेबल होगा। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी बन जाता है बोहर साहब का। क्लियर बात? चलो देखते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम कहता क्या है। बोहर साहब कहते हैं कि भैया हमारा जो एटम है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पोस्टुलेट कि सर हमारा जो एटम है वो 2 पार्ट से मिलकर के बना है। सबसे पहला न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा सर हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक, न्यूक्लियर पार्ट मतलब किसको बोला जा रहा है सर? न्यूक्लियर पार्ट बोला जा रहा है न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको कलेक्टिवली बोला जाता है सर न्यूक्लियॉन्स। ठीक, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स होती है, उनके अंदर कौन चक्कर लगाते हैं? उनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वो ऑर्बिट कौन कौन सी होती है सर? वो ऑर्बिट कौन कौन सी होती है? बिल्कुल सेंटर में तो न्यूक्लियस है हमारा। उसके बाद पहली ऑर्बिट आ गई हमारे पास, दूसरी ऑर्बिट आ गई, ठीक है, तीसरी ऑर्बिट आ गई, चौथी ऑर्बिट आ गई। ठीक, आप इनको के, एल, एम और एन भी बोल सकते हो। सिमिलरली आप इनको 1 2 3 4 भी बोल सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन KLMN एंड 1 2 3 4? KLMN और 1 2 3 4 में क्या डिफरेंस है? तो बेटा डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस केवल और केवल नाम का डिफरेंस है। अगर मैं इनको KLMN बुला रहा हूं तो इनको बोला जाता है बेटा शेल्स, और अगर मैं इनको 1 2 3 4 बुला रहा हूं तो इनको कहा जाता है प्यारे बच्चों ऑर्बिट्स। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स कहा जाता है। ठीक, और ये बात तो हम जानते ही हैं, पहले बता दिया था आपको। के शेल में मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल में मतलब दूसरी ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एम शेल में मतलब तीसरी ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एन शेल में मतलब चौथी ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, ये बात हम जानते हैं। अगला पॉइंट बोहर साहब क्या कहते हैं? अगला पॉइंट हमारे बोहर भैया कहते हैं कि हमारा जो एटम है, एटम के अंदर अलग अलग ऑर्बिट्स आ रही हैं या फिर अलग अलग शेल्स आ रही हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। बहुत सारी सर्कुलर ऑर्बिट्स है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, वो अलग बात है कि हम आज तक केवल 4 ऑर्बिट तक ही बात करते हैं, 4 ऑर्बिट तक ही जा पाए हैं। के, एल, एम और एन 4 शेल की ही बात होती है।
1 2 3 4 4 ऑर्बिट की ही बात होती है, बट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। और उन इनफाइनाइट ऑर्बिट्स में अगर एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए तो बेटा किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर आप न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, ये न्यूक्लियस है और ये पहली शेल है, देखो जरा यहाँ पर, ये न्यूक्लियस है और ये पहली शेल है, के शेल, उसके बाद एल, उसके बाद आया एम, और उसके बाद आया सर एन। ठीक, एक बार इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पर पड़े न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक, और अगली बारी इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पर पड़े न्यूक्लियस से बिल्कुल दूर। तो अब मुझे बताइए कौन से इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, किन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। आप कहोगे सर इन इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होगा सर, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा सर, मिनिमम होगा। तो इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लग रहा है, बहुत मिनिमम लग रहा है, जबकि इन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए किन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी। सर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूक्लियस पर या प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव करीब करीब रहना पसंद करेंगे कि दूर दूर रहना पसंद करेंगे, बताइए मुझे। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सर अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है। सर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो वो करीब करीब रहना पसंद करेंगे। जितना आप उनको करीब करीब लेकर के आओगे उतनी उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, एनर्जी कम होगी। तो लाइक चार्जेस तो दूर दूर रहना पसंद करते हैं, जितना आप उनको एक दूसरे से दूर दूर लेकर के जाओगे उतनी उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बट अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के करीब करीब रहना पसंद करते हैं, जितना आप उनको एक दूसरे के करीब करीब लेकर के आओगे उतनी उनकी एनर्जी कम होती जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो मुझे खुद बताइए इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है जो के शेल में पड़े हैं, और एन शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। इट मींस मैं बोल सकता हूँ के शेल की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा एल, उससे ज्यादा एम, उससे ज्यादा एन, और सर उसके बाद एनर्जी बढ़ती रहेगी। और इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी बाय कन्वेंशन जीरो मानी जाती है। इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी बाय कन्वेंशन जीरो लेकर के चली जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज इनफाइनाइट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो न्यूक्लियस का कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनफाइनाइट ऑर्बिट। इसीलिए इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी बाय कन्वेंशन हम जीरो मान करके चलते हैं। ठीक, अब आप खुद देखिए के शेल की एनर्जी सबसे कम है, एनर्जी अब बढ़नी चालू हुई जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, बढ़ते 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 क्या हो गई, जीरो हो गई। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब सर इन सब की एनर्जी किसमें रही होगी, इन सब की एनर्जी बेटा नेगेटिव में रही होगी। किसमें रही होगी इन सब की एनर्जी सर, इन सब की एनर्जी नेगेटिव में रही होगी। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी जीरो, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, इन सब की एनर्जी क्या होती है सर, इन सब की एनर्जी नेगेटिव में होती है। ठीक है यहाँ तक। ठीक, अगली बात, चलिए अगली बात देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और हमने बात करी कि देयर आर इनफाइनाइट अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक, अब अगला सवाल ये उठता है कि सर अगर इनफाइनाइट अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स है तो क्या इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में मौजूद हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में प्रेजेंट हो सकता है? तो जवाब है सर नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में, हर शेल में प्रेजेंट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, उन्हीं ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है जिन ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम, जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम mvr, एंगुलर मोमेंटम mvr
इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो h अपॉन 2 पाई का या तो 1 टाइम होना चाहिए या 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम, बट n आपका फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ठीक, क्या मतलब सर? मतलब ये है बेटा, इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का या तो 1 टाइम हो या 2 टाइम हो या 3 टाइम हो या 4 टाइम हो या 5 टाइम हो। ऐसा नहीं कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का 1.5 टाइम्स आ रहा हो या फिर 4.25 गुना आ रहा हो, 3.25 गुना आ रहा हो, 2.5 गुना आ रहा हो। नहीं, h अपॉन 2 पाई का या तो 1 टाइम होना चाहिए या 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की कुछ फिक्स वैल्यू हो गई, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हो गई। एंगुलर मोमेंटम बोला भैया मैं तो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल ही रहूंगा, इंटीग्रल मल्टीपल ही रहूंगा, मैं h अपॉन 2 पाई का फ्रैक्शनल टाइम्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन, and this is known as quantization of angular momentum, जहां पर m है mass of electron, v है velocity of electron, r velocity of electron in any of the orbit, r है radius of any particular orbit, n है आपका 1 2 3 4 any positive integer, but n आपका फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 भी हमारा कांस्टेंट है और 5 भी हमारा सर कांस्टेंट है। तो ये हमारी बोर्स मॉडल की सबसे पहली इक्वेशन आ गई। इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जिन ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। और इससे पहले एक दूसरी इक्वेशन और बता देता हूं जिसको हम बोलते हैं फोर्स बैलेंस इक्वेशन। ये न्यूक्लियस है बेटा और ये ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है हमारा और ये ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है सर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस का कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव में होता है और न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव में होता है। तो न्यूक्लियस पर जो चार्ज है उसको मैंने बोल दिया Q1 और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा Ze के बराबर। भाई न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, केवल और केवल प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस का जो टोटल चार्ज है इट इज ओनली बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। ठीक, तो मुझे बताइए हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा? स्मॉल ई, मतलब 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है तो उस पर चार्ज कितना होगा उसके न्यूक्लियस पर? 2e, 2 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ठीक, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो उस पर चार्ज कितना होगा उसके न्यूक्लियस पर? दिस इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, दिस इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा सर? 2e के बराबर। ठीक है, बेरिलियम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा सर? 4e के बराबर। ठीक है, तो आप देख रहे हो e की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है सर? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसीलिए स्मॉल ई, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसीलिए चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज 2e, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है इसीलिए चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज 3e और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है इसीलिए चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम इज 4e। तो मैं बोल सकता हूँ Q1 किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय e। क्लियर बात अच्छे से? Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Q2 क्या है सर? Q2 है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज बराबर होता है भैया। ठीक है, तो Q2 भी हमारा स्मॉल ई के बराबर। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी स्मॉल ई मान ली। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अंदर की तरफ खींचा चला जा रहा है। तो अगर मैं अपने हाथ में एक पत्थर को पकड़ूं, धागे से बांधे और मैं उसको सिर्फ घुमाना स्टार्ट करूं तो क्या होगा? घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, लेकिन मैंने घुमाते घुमाते अपना हाथ रोक दिया। अब जैसे ही आपने अपना हाथ रोका तो क्या होगा सर? वो पत्थर आकर के सीधा आपके हाथ से टकराएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कोई तो ऐसी फोर्स थी जो उस पत्थर को टुवर्ड्स द सेंटर लाने की कोशिश कर रही थी, आपके हाथ की तरफ लाने की कोशिश कर रही थी और उसी फोर्स को बोलते हैं
हाँ करेक्ट, जो आप सोच रहे हो उसी फोर्स को बोला जाता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर सर, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर सेंट्रीपिटल का फोर्स का काम कर रहा है फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ लाने की कोशिश कर रही है, एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, फिजिक्स में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा करते थे, दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला दिया जाता है बाय कूलम्ब्स लॉ, दैट इज F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square। और 1/4 pi epsilon naught बेटा हमारा कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू फिजिक्स वाले बताते हैं 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बट केमिस्ट्री में हमें उसकी वैल्यू की चिंता नहीं करनी, बिकॉज पूरा का पूरा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम सीजीएस यूनिट में सॉल्व किया जाता है। और सीजीएस यूनिट में प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हमने के बोल दिया, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब एक फोर्स और है जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं जो पत्थर घुमा रहा था अपने हाथ में पकड़ करके, अगर मैं उस पत्थर को घुमाते 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 छोड़ दूं तो क्या होगा? वो सर, अगर आप सामने बैठे हुए आपको जाकर के लगेगा, या किसी और के आंख नाक पे जाकर के लगेगा, आंख नाक मुंह सब तोड़ देगा उसका। ठीक है, मतलब कोई ऐसी फोर्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बोहर साहब ने यही बोला कि एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में तब तक घूमता रहेगा, तब तक चक्कर लगाता रहेगा, जब तक अंदर लगने वाली फोर्स और बाहर लगने वाली फोर्स, अंदर लगने वाली फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और बाहर लगने वाली फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब तक ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर रहेंगी तब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा। मींस अगली इक्वेशन जो उन्होंने दी, इट इज इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय आर। अब Q1 Q2 की वैल्यू डाल दो। Q1 की वैल्यू कितनी है? Ze। Q2 की वैल्यू कितनी है? स्मॉल ई। और K की वैल्यू तो 1 है, तो Ze मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ई, Ze² अपॉन आर इक्वल्स टू mv² अपॉन आर। ये आ चुकी है हमारी बेटा mv² अपॉन, अब यहाँ देखो, यहाँ आर स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, आर से आर को कट नहीं करता। Ze² अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय आर। ये आ चुकी है सर हमारे पास दूसरी इक्वेशन बोहर्स मॉडल की। और पहली इक्वेशन क्या बताई थी? mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, इट इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों इक्वेशन का सहारा लेकर, ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है बेटा को एनडीए एग्जाम में, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों इक्वेशन का सहारा लेकर के डेरिवेशन करके हम पता लगाते हैं इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी कितनी है। एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बकायदा तौर पर इनका डेरिवेशन होता है पूरा, बट हमें डेरिवेशन तो नहीं याद करना, हमें केवल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो देखिएगा क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम इन दोनों इक्वेशन से। रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट, और उसके बाद लास्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। बाकी बीच का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमसे नहीं पूछे जाते। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ आपके सामने, उन फॉर्मूलाज को आप लोगों को याद रखना है। रेडियस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट इज गिवन बाय 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, और यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट, जहां पर n क्या है बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कौन सी है? z क्या है? जिस एलिमेंट का निकाल रहा है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट इज गिवन बाय फॉर्मूला 2.18 into 10 raised to the power 8। यहाँ z अपॉन n हो जाएगा, n के ऊपर का स्क्वायर हटा दिया,
और n अपॉन z का रेसिप्रोकल कर दिया, यूनिट आती है बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब एनर्जी का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले बताऊंगा एनर्जी के अलग अलग यूनिट में। सबसे पहला अभी अभी बोला एनर्जी नेगेटिव में होती है सभी शेल की, तो -2.18 इंटू 10 की पावर -18। ठीक, उसके बाद z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये यूनिट होती है बेटा जूल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, -13.6 z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये यूनिट आती है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद तीसरा फॉर्मूला -1312 z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये वैल्यू आती है बेटा आपकी किलो जूल पर मोल। क्लियर बात यहाँ तक? ये चीज हमें यहाँ से याद रखनी है। ठीक, अगली बात बोहर साहब जो हमें कहते हैं बेटा इनका डेरिवेशन होता है बाकायदा तौर पर, बट डेरिवेशन नहीं करना। आपकी दिशा जो बुक आप पढ़ते हो, पाथ फाइंडर बुक जो आप पढ़ते हो, उन सभी के अंदर आपको ये फॉर्मूलाज लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक, अगली बात बोहर साहब ने क्या बोली थी? अगली बात सर बोहर साहब ने बोली थी कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा तब तक सर उसकी एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तब तक उसकी एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। इलेक्ट्रॉन जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा तब तक उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। वो ना तो एनर्जी लूज करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आपका ये के शेल है, ये एन शेल है, जब तक इलेक्ट्रॉन के शेल में घूमता रहेगा तब तक उसकी एनर्जी सर फिक्स रहेगी, ना तो लूज करेगा ना ही गेन करेगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को के शेल से एन शेल में लेकर के जाना चाह रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन को के शेल से एन शेल में लेकर के जाना चाह रहे हो तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ सुटेबल एनर्जी का फोटोन खिलाना पड़ेगा। और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन। क्या बोलता है? एक्साइटेशन। कितनी एनर्जी का फोटोन खिलाना पड़ेगा, कितनी एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा इसको? द एनर्जी ऑफ फोटोन डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस। इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस मतलब एनर्जी ऑफ हाइयर ऑर्बिट, ये लोअर ऑर्बिट है बेटा n1 बोल देते हैं, ये हाइयर ऑर्बिट है n2 बोल देते हैं। ठीक है, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी En1 बोल देते हैं और हाइयर ऑर्बिट की एनर्जी En2 बोल देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ हाइयर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। N2 is higher orbit and N1 is lower orbit. ठीक, तो डेल्टा E will be equals to -13.6 Z square अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। अब सर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? यहाँ से 13.6 Z स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ चुका हमारे पास एनर्जी का कि कितनी एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन को खिलाना पड़ेगा ताकि वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में एक्साइट हो जाए। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर पहुंच गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, अब वापस आना तो उसको नीचे ही है। ठीक है, ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता, तो जितनी एनर्जी नीचे से ऊपर जाते हुए इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है उतनी ही एनर्जी ऊपर से नीचे आता हुआ इलेक्ट्रॉन एमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इन द फॉर्म ऑफ फोटोन मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एक्साइटेशन विल बी इक्वल टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। तो आई होप बेटा आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोर्स मॉडल ऑफ एटम कंप्लीट किया है। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।